ओके स्टूडेंट, तो क्लास बेसिक से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सपोर्ट लेके, ताकि हमें बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम एनसीईआरटी को उठा नहीं सकते और अच्छा रहेगा कि हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। तो जियोग्राफी आज हमारा पहला लेक्चर, पहला टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द आखिरकार आया कहाँ से, होता क्या है ये भूगोल। तो भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको जियो और ग्राफी दोनों शब्दों से मिलके बनाया गया है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, और ग्राफी का मतलब उसका वर्णन करना, उसके बारे में डिटेल करना कि ये किस टाइप का है, कैसा क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जियोग्राफी। अब इसके बाद कई ऑथर्स आए यहाँ पे, हालांकि इंडिया में इसको लिखने वाले जो राइटर्स थे काफ़ी पुराने थे, लेकिन उनको इंटरनेशनल मार्केट में इतनी मान्यता नहीं दी गई। इसलिए सारे जो जियोग्राफर हैं वो हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें विदेशों के मिलते हैं, कुछ जर्मनी के हैं, कुछ यूके के हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही प्रायोरिटी दी जा चुकी है और हालांकि इन लोगों ने रिसर्च भी किया हुआ है। पर हमारी जो संस्कृति है उसमें ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन थी, हमारे मंदिरों में, हमारे कल्चर में, और जो हमारे पांडुलिपि वगैरह हैं। लेकिन वही चीज़ें ये लोग यहाँ से बाहर लेके गए, थोड़ा और रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने बुक्स को पब्लिश किया, और वो पब्लिश की गई बुकों की अकॉर्डिंग उनको जाना जाता है कि वो लोग जियोग्राफर्स हैं। हमारे चाहे वो अर्थशास्त्री हों या फिर ये क्या बोलते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, भास्कर का आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, इन लोगों ने भी जियोग्राफी के बारे में कई चीज़ें दी हुई थी। लेकिन इन लोगों को बाद में माना गया कि हाँ, इन लोगों ने भी ये चीज़ें कही गई थी। लेकिन इंटरनेशनल ऑथर्स के सामने हमारे ऑथर्स को थोड़ा सा कम आंका जाता है, ये रियलिटी है। इसकी वजह से हमें जियोग्राफी के जो जियोग्राफर्स मिलते हैं वो विदेशी मिलते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफी में एक पार्ट होता है फिजिकल, मतलब कि भौतिक, ठीक है। तो भौतिक पार्ट जो रहता है उसमें क्या होता है कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा या फिर सॉइल के ऊपर जो हमारा हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मृदा के विज्ञान। अब यहाँ से हम बुक्स को उठा लेते हैं। ये हमारा बुक है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये चीज़ पढ़ानी चाहिए कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, अर्थ, मंगल, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस और प्लूटो ये हमारे ग्रह थे। हालांकि प्लूटो आज के डेट में ग्रह नहीं है, क्योंकि प्लूटो का जो रास्ता है ना वो वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। हम अपने सौरमंडल में उनको ग्रह मानते हैं जिनका एक टाइम पीरियड पे अकॉर्डिंग एक सर्किल में उनका रोटेशन होता है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वो अपने अर्थ मतलब कि एरिया में ही करते हैं। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से निकल रहे तो कहीं, मतलब कि अगर ये देखिए ये मंगल का ग्रह का रेडियस है, ये अपने रेडियस में ही घूमेगा, ये पृथ्वी का है। प्लूटो का क्या रहता है, कभी यहाँ से निकलता था और ऐसे आ जाता, तो पता चला कि कुछ टाइम बाद और दूर तक निकल गया, फिर आया ही नहीं, फिर और टाइम बाद आया। तो ऐसे करने की वजह से हम इसको अपना ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आज भी हमारे ग्रह कितने हैं, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, 8 ही है, 9 ग्रह नहीं है, ठीक है। अब अगर हम राइटर्स की बात करें तो आर्यभट्ट जो हमारे थे, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ी सी एक भूमिका को लेके चलते हैं, ठीक है। हमारे जो राइटर्स, रचनाकार जिन्हें बोलते हैं, आर्यभट्ट थे, जिनने सबसे पहले आर्यभट्टियम नाम की एक किताब की रचना की थी, जो जियोग्राफी के जिसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं बोलेंगे वो कम्प्लीटली भूगोल से बिलोंग करती थी, ठीक है। इसके बाद है भास्कराचार्य, उनने सिद्धांत शिरोमणि लिखा हुआ था। कुछ हमें स्टैबो की एक बुक मिली हुई थी जियोग्राफी का, जिसके हमारे इंडिया में कुछ साक्ष्य मिले, हमें मिला उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, तो हमें मालूम पड़ा। अल बरूनी नाम का एक इंसान था जो हमारे इंडिया में एक टाइम पे रहता था, वो हिस्ट्री में आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। उसने किताब उल हिंद नाम की भारत का भूगोल का वर्णन किया था इस किताब में, ठीक है। इसके बाद द जियोग्राफी टॉलेमी की एक किताब थी, और कॉस्मोस अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट की एक किताब थी। ये कुछ किताबें आप एक बार रिपीट करके सुन सकते हैं। ये किताबें वो हैं जो क्वेश्चंस
में पूछी गई हैं किसी एग्ज़ाम पैटर्न में, कई पैटर्न्स में पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं, इनका डिटेल। अब इसके बाद हम एक बेसिक थ्योरी के ऊपर चलते हैं, फिर हम इस एरिया पे आ जाएंगे। अब वो थ्योरी कौन सी होती है? पाइथागोरस हो गए और थेल्स हो गया, इन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी हुई है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई वैसे हुई, पर जो सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है वो ये है, एनर्जी का ही खेल है सब कुछ। कहते हैं एनर्जी जो ब्रह्मांड में, जैसे सूर्य है, सूर्य के आपको पता होगा साइंस में, साइंस के लेक्चर में आप ये चीज़ अपने सर से ज़रूर पूछेगा, वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। सन, हीलियम, आपको पता है वहाँ पे सौर का विकिरण होता है, रेस निकलती हैं, जो एनर्जी आती है हमारे पृथ्वी तक आती है, हमें सनलाइट दिखने को मिलती है। इसमें कई यूवी टाइप की जो किरणें रहती हैं, कुछ धरती पे आ जाती हैं, कुछ परावैज्ञानिक जो किरणें होती हैं वो वापस चली जाती हैं। तो सन का जो प्रक्रिया होती है हीलियम की और हाइड्रोजन की, एक संलयन प्रक्रिया होती है और एक फ्यूज़न मतलब कि विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के चलते जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो रिलीज़ होते होते पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में गमन करती है, चारों दिशाओं में। जैसे कि जब हम पानी अगर कहीं भरा हुआ है किसी तालाब में या फिर किसी कुएं में, हम अगर एक पत्थर डालते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से, मतलब कि ये पानी है, ठीक है, ऐसा पानी है, ठीक। अगर हम यहाँ पे पत्थर डालेंगे तो इसकी रेस चारों तरफ बिखरेंगी, चारों तरफ। तो वैसी एनर्जी सन से निकलती है जो चारों तरफ गमन करती है। अब एनर्जी का आपने अगर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं। वो हमेशा हर जगह पे व्याप्त रहती है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। हम सांस लेते हैं तो एनर्जी लगती है, श्वसन क्रियाएं करते हैं तो भी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी पूरे इन्वायरमेंट में रहती है। हमें कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती। जैसे कि बरसात हो रही है, ये क्या है? ये एनर्जी का ही खेल है। आगे चल के क्लाइमेटोलॉजी में आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो एनर्जी हमेशा रहती है। अब क्या होता था कि ये एनर्जी अंतरिक्ष में जब फैलती रहती थी तो अंतरिक्ष में जो इसको हम क्या बोलते हैं, पत्थर टाइप के, स्टोन टाइप के ये जो चीज़ें हैं, मटेरियल है, मेटल्स है, ये चीज़ें वहाँ पे आज भी बिखरी हुई हैं। आपने देखे होगा कई प्लैनेट्स के चारों तरफ एस्ट्रोनॉइड्स घूमते रहते हैं। तो वो एस्ट्रोनॉइड्स यहाँ से वहाँ गमन करते थे उसी एनर्जी के डायरेक्शन में, और उनका जुड़ने से वो जब एक जगह से मतलब कि किसी डायरेक्शन में जा रहे तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से टकराएंगे। वो आपस में टकराए तो वहाँ पे थोड़ी सी हीट आई, वो वैसे टकराते टकराते कई साल हो गए। ऐसे टकराने के बाद जब उनका इतना बड़ा एक पिंड हो गया और उसके अंदर हीट आती रही, तो वो हीट के कारण वो फिर एक विस्फोट हुआ, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। उस विस्फोट के कारण ये फिर से अपने आप से दूर चले गए, और दूर जाने के बाद वो फिर से किसी और से टकराते हैं, और अपने एक इतना मतलब कि विस्फोट इतना तेज था, बोलते हैं ऐसा, कि वो अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर चुके थे उनको किस डायरेक्शन में जाना है, और वो डायरेक्शन में जाते जाते रोटेट करते करते उनने एक गोल शेप ले लिया। अगर कोई चीज़ घूमना शुरू कर देती है तो उसका शेप हमेशा गोल हो जाता है, ठीक है। उस गोल शेप के आते आते टाइम होते होते ये 9 ग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं, आज 8 हैं। अब ये ग्रह हैं, ये घूम रहे हैं, अपने रोटेशन कर रहे हैं, अपने अर्थ अक्ष पे घूम रहे हैं, और सूर्य की देखा जाए तो एक तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं। और ऐसे कितने एस्ट्रोनॉइट इसके आसपास हैं, किसी का चंद्रमा है तो किसी का नहीं है। हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा बोलते हैं, ऐसे ही कई ग्रहों के उपग्रह हैं। तो ऐसे ये अपने रोटेशन में घूमते घूमते इनको आज जब इनके ऊपर स्टडी किया गया तो इनको हम लोग ने ग्रह बोला, जिसमें से हमारा एक ग्रह है पृथ्वी। अब पृथ्वी इतना स्पेशल क्यों है? पृथ्वी स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं सन से उसकी दूरी उतनी ही है जितनी की ज़रूरी है। ज़्यादा पास में होता तो फिर हमारे पास गर्मी ज़्यादा पड़ती, और उसकी वजह से हमारे धरती पे पानी या फिर हाइड्रोजन बोलो, H2O गैस के फॉर्म में होता, ना कि लिक्विड के फॉर्म में। वो पानी नहीं होता, वो गैस के फॉर्म में होता।
ये गैसें तो हर जगह पे मिल सकती हैं, पर उसका फॉर्म नहीं मिलेगा जो ज़रूरी होता है किसी प्लांट या फिर वनस्पति या फिर जीव को पनपने के लिए। तो हमारी लोकेशन बिल्कुल सटीक है, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ पाए ना ज़्यादा ठंड पड़ पाए, इसलिए सारे जो हमारे यहाँ का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, जो हमारे आसपास का वातावरण है जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिएट हुआ। क्योंकि यहाँ पे उतना ही गर्मी होता है, उतना ही मतलब कि ठंड पड़ती है, क्योंकि अगर सूरज आएगा तब तो गर्मी पड़ेगी, नहीं आएगा आता है लेकिन कम आता है, उसकी तिरछे हो जाते हैं, वो रेस उसकी जो किरणें रहती है वो तिरछी पड़ती है, इससे हमें ठंड महसूस होती है। ठीक है, तो इस जगह पे होने के बाद क्या हुआ कि जो गैसें हैं उसका एक लिक्विड फॉर्म क्रिएट हुआ, और लिक्विड फॉर्म क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक पृथ्वी एक ऐसा पिंड था जहाँ पे 70% पानी था। इसको सबसे पहले एरा में, और जो एक जो कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं धरती थी, पानी और धरती दो चीज़ें थी, उसको पेंजिया बोलते थे। उस धरती के बारे में अगर हम मैप देखेंगे तो कुछ अजीब सही लगेगा, क्योंकि उसमें कोई भी मैप नहीं था, ना ही अमेरिका था, ना ही इंडिया था, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कुछ इस प्रकार का मैप था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये धरती है और यहाँ पे इतना सा एरिया है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी में जैसे हम बोलते हैं ना धरती, धरती कहाँ पे है, तो ये पानी वाला एरिया हो गया। इसको अगर हम ब्लू कलर के पेंट में कर देंगे तो ये पानी हो गया, और इस वाले एरिया को अगर हम नोटिस करेंगे तो ये कॉन्टिनेंट हो गया। दोनों मिल रहे हैं कहीं पे, एक मिनट, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये इसको, इस एरिया को हम बोलते थे पेंजिया। ये पूरा पानी था। अब आपको पता है कि अगर एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, एनर्जी घूम रही है, तो वो एनर्जी क्या ब्रह्मांड में बस रहेगी या पृथ्वी पे भी रहेगी? हर जगह पे रहेगी, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम ही रही, इससे अक्ष पे घूम रही है, इसकी एक गति है। और उसके बाद पृथ्वी की खुद की एक गति है जो कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो दो फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कोरलेस फोर्स। उस फोर्स की वजह से हमारा जो ग्रेविटी का सिस्टम है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुका है, और अपने अक्ष पे घूमने के बाद यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। उस एटमॉस्फेयर के चलते मानसूनी, वर्षा या फिर ठंड गर्मी के जो सीजन रहते हैं वो 4 भागों में बट जाते हैं, ऋतुएं आपको पता है। अब ये ऋतुओं के हिसाब से जब ठंडी होती है, गर्मी होती है, तो बारिश होती है, तो सॉइल का डिस्कम्पोजिशन होता है, सॉइल पत्थरों से टुकड़ों में टूटती है, मिट्टी बनती है। और वो जो एरिया था पेंजिया जिसको बोलते थे, वो धरती अपने अंदर घूमते घूमते अपने अंदर भी एक हीट लेके बैठी हुई है। कुछ समय के बाद जो फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स के चलते पृथ्वी का विखंडन शुरू होता है। वो टूट नहीं रही है, वो सिर्फ अपने एरिया से, जो धरती का एरिया है और पानी का एरिया है, वो धरती के एरिया आपस में चटकना शुरू करते हैं और अपने अपने डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हैं। और उस डायरेक्शन से शुरू होने के बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एरिया था, सिर्फ इतना सा एरिया था यहाँ पे, जितना ये अफ्रीका दिख रहा है, वो अपने टुकड़ों में टूटता है एनर्जी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी एक एनर्जी घूम रही है। जो फोर्स लगते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार के फोर्स होते हैं। ये पृथ्वी के अंदर की बात है, और ये इस तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है धरती के अंदर। तो उससे क्या होता है कि ये समुद्र का एरिया हो चाहे धरती का एरिया, ये बटना शुरू हो जाता है। फिर दरारें आती हैं, ज्वालामुखी आते हैं, और यहाँ पे सुनामी जैसी लहरें भी आती हैं, क्योंकि ये बट रहा है। और ये बटेगा तो ये पानी भी बट जाएगा, और यहाँ पे जब धरती निकल आएगी तो कुछ इस प्रकार का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट में डिवाइड होना शुरू कर दिया। अब ये भारत था, ये टेथिस सागर कहलाता था। यहाँ से भारत मूव करते करते इस यूरेशियन प्लेट से टकराता है।
और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है तब जाके यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी फूटते हैं और भूकंप आते हैं। पर जब तक ये टैथिस सागर सबमर्ज नहीं चला गया नीचे तक, तब तक तो भूकंप आए, वो ज्वालामुखी आए। उसके बाद आज की डेट में हमारे दिल्ली साइड जो भूकंप आते हैं ना, वो सिर्फ भूकंप आते हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी नहीं फूटता। उसका एक जो सिद्धांत है वो ये है कि ज्वालामुखी तभी आएंगे जब एक प्लेट हो कॉन्टिनेंट की, मतलब कि महाद्वीप की, और एक प्लेट हो महासागर की। जब दो चीज़ें टकराएंगी तब जाकर ज्वालामुखी आएंगे। ये कॉन्टिनेंट टकराएगा तब ज्वालामुखी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबमर्ज, ज़मीन के नीचे जाने के लिए कोई भी प्लेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा पानी की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी का जो वेट है वो अलग अलग होता है। धरती के अगर धूल को उठाओगे तो वो हल्की होगी, और पानी की धूल को उठाओगे तो भारी होगी। तो अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो भारी वाली जो ज़मीन होगी वो नीचे चली जाएगी, और ये ऊपर रहेगी तो पहाड़ पर्वत बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसको हमारे उनका फोर्स के बारे में आएंगे। सिर्फ आप ये चीज़ें कि क्रिएट कैसे हो रहा है इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड। तो अब ये आपस में टूटने के बाद ऐसे करके ये 7 कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, महाद्वीप बन जाते हैं, और ये फिर अपने एरिया पे शिफ्ट होते होते कुछ इस प्रकार से ये शिफ्ट हो रहे हैं। और फाइनल में यहाँ से शिफ्ट हुआ, उसके बाद दूसरी, ये कितने 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 वर्तमान में ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये एशिया, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ये रियल मैप है हमारे। ठीक है, कोर्स के बारे में आपको बता देंगे, या फिर देख लो, बात आई है तो फिर इस चीज़ को भी देख लेते हैं आप लोग। ये धरती की प्लेट है और ये पानी की प्लेट है, मतलब कि ये महाद्वीप है और ये महासागर है। अगर दोनों का बल कुछ इस प्रकार से लगा, अभिसारी बल बोलते हैं इसको, अभिसारी संचलन बोलते हैं, जिसमें दोनों प्लेटें आपस एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये यहाँ से मूव करे, यहाँ से। अब ये वाली प्लेट हैवी होने के कारण ये हमेशा नीचे ही चली जाए, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। और ये जैसे कि अगर हम देखें, 2 थर्माकोल की चीज़ों को अगर आप एक दूसरे से अटैच करते हो और प्रेशर लगाते हो, तो या तो वो ऊपर साइड मुड़ेंगे या नीचे, क्योंकि उनका वेट लाइट है। लेकिन एक तरफ लोहे की प्लेट लगाओगे, एक तरफ थर्माकोल की प्लेट लगाओगे, तो क्या होगा? थर्माकोल वाला ऊपर साइड मूव करेगा, लोहे वाला नीचे जाएगा। तो वैसे इसका वेट भारी होने के कारण ये नीचे जाती है। और जब ये सबडक्ट होके नीचे जाएगी तो आपको पता है धरती के अंदर जैसे ही हम गहराई, आपने देखा होगा जानवर जो रहते हैं ठंडियों के टाइम पे गड्ढा खोद के बैठ जाता है। अगर आप भी मिट्टी को खोदेंगे ना तो आपको थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी। तो धरती के अंदर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं, 1 डिग्री पे 1 सेल्सियस बढ़ता चला जाता है। 100 किलोमीटर पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो जब एक टाइम आता है ना कि गलनांक और क्वथनांक बराबर होने की वजह से कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में ही रह सकती है, वो ठोस फॉर्म में रह ही नहीं सकती। तो जब ये मिट्टी नीचे साइड जाती है, पूरे प्लेट्स नीचे जाती है, तो एक टाइम के बाद उसमें क्या होता है कि वो पिघल जाती है। और पिघलने के बाद आपको पता है उसका वेट फिर से लाइट हो जाता है। पिघलने के बाद लिक्विड का वेट कम होता है ठोस के मुकाबले, तो वो ऊपर आना शुरू करती है। और जहाँ से ऊपर आती है वहाँ पे इस प्रकार के ज्वालामुखी फूटते हैं। और जब ये ज्वालामुखी फूटेंगे तो कंपन होगा, जिसकी वजह से भूकंप आएंगे आसपास के एरिया में। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, जहाँ से हमारी ज्योग्राफी शुरू होगी। ठीक है, तो सौरमंडल, ये सौरमंडल के बारे में कुछ डिटेल में बता रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो पूर्णिमा, अमावस्या किस टाइप से आती हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, ये सभी आप जानते हैं। ध्रुव तारा, जिसको हम भोर का तारा कहते हैं, ये एक ऐसा तारा होता है जो सुबह के टाइम पे भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, खगोलीय पिंड, यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं आप, ये काम की चीज़ है। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है,
जिन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं। अब ये वाली इमेज मेरे हिसाब से बतानी ज़रूरी नहीं है, ये सारे ग्रह के बारे में ही है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, पर बच्चों के हिसाब से अगर मैं 6th क्लास के बच्चों को नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से कई लोग 6th क्लास के होंगे, तो फिर उसके हिसाब से पृथ्वी के बारे में भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, मैंने आपको बताया था तीसरा है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्यों ऐसा? ध्रुवों के पास ये थोड़ी चपटी है और इस तरफ मोटा आकार का है। यही कारण है कि इसका आकार भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं ना। चंद्रमा एकमात्र हमारा इसको हम बोलेंगे उपग्रह है, जहाँ पे आज हमारे मिशन जा चुके हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे रॉकेट्स लॉन्च होते थे। शिखर धवन जो हमारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एरिया है इसरो का, वहाँ से हम लोग रॉकेट छोड़ते थे। वो 3 पार्ट में उड़ के यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रोवर जो लैंडर होता था वहाँ पे जाता था और उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करके लेके आता था, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉइड, ये तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। उसी विस्फोट की वजह से छोटे छोटे पिंड हैं जो घूमते रहते हैं। कभी कभार ये हमारी धरती के अगर ग्रेविटी को टच करते हैं और ग्रेविटी इसको खींच लेती है तो इसको उल्का पिंड भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे फिर धरती पे गिर ही जाता है कहीं ना कहीं एरिया में। जैसे कि लोनार लेक है, वो उल्का पिंड की वजह से ही बनी हुई है। हमारे यहाँ पे एक झील है लोनार, ठीक है। आकाशगंगा, पृथ्वी, सौरमंडल, ये आप है यहाँ। इसके बाद पृथ्वी, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाशगंगा में और आकाशगंगा ब्रह्मांड में। तो ये इसका एक पूरा एरिया हो गया। हमारे सौरमंडल को क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ये एक रोटेशन का एरिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ये कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि है, ठीक है। तो सबका रोटेशन सेम है, सेम है, सेम है। किसी का डायरेक्शन उल्टा तो नहीं है ना? सब एक ही रोटेशन में घूम रहे हैं, पर उनके डायरेक्शन टाइम पे नहीं है। सभी ग्रह एक साथ नहीं घूमते हैं, अलग अलग धीरे धीरे टाइम से घूमते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने देखा होगा धरती है, उसको 2 भागों में या फिर 2 लाइनों में हमने बांटा हुआ है। कुछ इस प्रकार का एरिया बनता है। अक्षांश और देशांश। अक्षांश को बोलते हैं जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं। देशांतर से हम टाइम को भी मैप करते हैं। ये जहाँ पे मैच करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। मतलब कि अक्षांश देशांश को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। कि मान के चलिए आप कहीं पे खड़े हुए हैं, तो आपकी अक्षांश और देशांतर पे जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लोकेशन क्या होगी, वो दोनों जगह जो लाइनें रेखाएं आपस में काटती हैं वो जगह आपकी मेन लोकेशन कहलाएगी। तो लोकेशन को मैप करने के लिए हमने ये वर्चुअल लाइन को क्रिएट किया हो। ये कहीं दिखती नहीं है, ना ही ये खींची गई है, ये सिर्फ हम मानते हैं क्योंकि हमने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। अब आपको एक चीज़ पता है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पे घूमती है। हमारे यहाँ पे 24 घंटे में पूरा दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं, तो दिन और रात पूरा हो गया तो 360 पे घूम गया। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। उसके हिसाब से हम टाइम का आंकड़ा लगा सकते हैं ना, 4 मिनट में 1 डिग्री। इस प्रकार द ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, तब ग्रीनविच टाइम में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15/4 वो 60 मिनट। ग्रीनविच टाइम का मतलब क्या है कि जो हमने रेखाएं खींची हुई है उनमें से हमने एक रेखा को मानक रेखा माना हुआ है। उस रेखा से अगर हम दाएं तरफ जाएंगे, सूरज वाले की ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और उससे वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कम होगा।
जैसे कि हमारा जो मानक टाइम है, ये देखिए हमारा जो मानक टाइम है 82 ये चीज़ इलाहाबाद के नैनी एरिया से निकलती है। इसमें हमारे 5 स्टेट आते हैं जो काटते हैं, और ये लाइन की वजह से हमारे टाइम डिसाइड किया जाता है कि हमारे यहाँ पे कितने बच रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ये 0 होता है वहाँ पे 12 माना जाता है, और उसके बाद 5:30 प्लस में अगर टाइम को नोटिस करेंगे तो इंडिया का टाइम आएगा। इसको अगर हम कुछ इस प्रकार से देखें, 1 मिनट, ये अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, पर ये 3 रेखाएं जिनको मेजरली हाईलाइट किया गया है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। मतलब कि टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23 सही 1/2, 0, 23 सही 1/2, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ये आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ था। घूर्णन मतलब कि परिक्रमा बोलते हैं, और ये 66 सही 1/2 का कोण बनाती है अपने ही अक्ष पे, क्योंकि पृथ्वी सीधी नहीं है। आप देखिए, ये गोल अगर सीधा होना चाहिए तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ये घूमी हुई है। उत्तरी ध्रुव हमारा यहाँ नहीं है, उत्तरी ध्रुव हमारा यहाँ पर है, तो ये थोड़ी सी 23 सही 1/2 पे झुकी हुई है, जिससे यहाँ पे जो इसका एंगल होता है ये 66/1/2 का होता है, ना कि 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री होना चाहिए था। इसकी वजह से ही हमारे ये मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से हमें हमारे यहाँ पे दिन और रात डिसाइड होते हैं। कहो कैसे? इस वाले मैप में देखिए, ये सूरज है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, गर्मियों का समय आएगा तो ये इस टाइम पे एरिया पे रहेगा, तो कर्क रेखा पे इसकी किरणें बिल्कुल सीधी जा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पे धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और हमारा फरवरी मार्च अप्रैल का टाइम निकलता है। अब आपको पता है धरती अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, और फिर वो पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। एक साल हमारा कब होता है ना, 365 दिन में पूरा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेगी, और 24 घंटे में अपना खुद के अक्ष पे घूम जाती है, तो दिन रात हो जाता है। तो जब ये 24 घंटे में घूमेगी तो 12 घंटे में हमारे पास सूर्य दिखाई देगा, 12 घंटे में इस वाले एरिया में सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो रात हो जाएगी। आ रहा है समझ में? और जब ये ऐसे घूमते घूमते जाएगा, तो जब पहले इस तरफ इसका मुंह है तो ये सन है, अब ये ऐसे ही घूम रहा है, और फिर उसके बाद ये वाला एरिया आएगा तो फिर इस तरफ से सन होगा। तो मतलब कि मकर रेखा पे जब सूरज जाएगा, क्योंकि मकर रेखा इस तरफ आएगी, अभी हम इस तरफ हैं, तो सूरज का मुंह कर्क रेखा के ऊपर है, आप सीध मिला सकते हैं। ठीक है, पर अगर यही डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें, बिल्कुल इस तरफ, मतलब कि इसको हम इस तरफ रख देंगे, तो सूरज की किरणें इस तरफ आएंगी, मतलब कि मकर रेखा पे आएंगी, और कर्क रेखा पे तिरछी जाएंगी। क्योंकि इससे अगर हम मिलाएं, ये देखो, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो यहाँ पे होगा सूरज। तो यहाँ पे जब कर्क रेखा के ऊपर सूरज की किरणें लेट पहुँचेंगी, तो हमें लगेगा हमारे यहाँ पे ठंड आ गई है, क्योंकि सूरज फिर 8 बजे निकलता है, वरना सुबह 6 बजे निकल आता है। ऐसे दिन और रात डिसाइडेड होते हैं, और ऐसे ही हमारे जो ठंडी गर्मी जो ऋतुएं हैं वो डिसाइड होती हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये सूरज है, कौन सा टाइम लेना है ये बताओ? दिसंबर नहीं, गर्मी से ले रहे जहाँ पे हम चल रहे थे, तो ये मार्च। अब सूरज की किरणें यहाँ पे कौन सी तरफ है ये बताइए? ये इक्वेटर है, ये बीच की लाइन इक्वेटर मानी जाएगी, ये कर्क रेखा है। अगर कर्क रेखा पे, सॉरी, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ से देखना पड़ेगा, तो ये ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरायण हो चुका है। ये कौन सा ग्रीष्म ऋतु है? जब यहाँ से मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरफ से जब सूरज इस तरफ जाता है तो कर्क रेखा पे ही सूरज होता है, क्योंकि यहाँ से आप मिलाएंगे तो ये कर्क रेखा है, जिसके तरफ सूरज की सारी किरणें, और ये इस तरफ वाले पोर्शन पे नहीं है। हालांकि अपने एरिया में घूम रहा है, तो दिन रात तो आएगा, तो सूरज भले लेट आए,
लेट आने के चक्कर से ही उसकी जो गर्मी है वो हमारे पास अगर जल्दी पहुंच रही है, मतलब कि हमारे पास गर्मियों का टाइम आ रहा है। और फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब ये दक्षिणायन में जाता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस टाइम पे हमारे जून से इस टाइम पे क्या होता है, बरसातें होती हैं, क्योंकि सूरज अब धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगा है। अब वो नीचे आ गया है, मकर रेखा पे पहुंच गया है। यहाँ पे कर्क रेखा पे था, क्योंकि इस तरफ इसका मुंह था, और जब ये ऐसे घूमते घूमते गया इस तरफ, उसकी मतलब कि आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है। सूरज जो अपना धरती है वो इतने अक्ष पे ही है, तो यहाँ पे भी उसने भी अक्ष पे ही है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधी आ रही हैं किरणें, इसलिए यहाँ पे गर्मियों का समय है, फरवरी मार्च अप्रैल वाला एरिया। और उसके बाद ये घूमते पीठ दिखाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे अब मकर रेखा पे आ रही हैं सूरज की किरणें, तो कर्क रेखा ऊपर पहुँच गई, तो अब तिरछे पहुँचेगी तो उतना ही डिस्टेंस, जो सूरज की किरणों को जितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा किलोमीटर के वाइज, उतने ही उसकी गर्मी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सूरज लेट आता है। और आता है तो उसमें गर्मी नहीं लगती, हमें ठंड लगती है, क्योंकि अगर उसकी की हीट कम हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पे तो बर्फ़ जमी ही रहती है कश्मीर में, तो उसकी बर्फ़ का जो ठंड रहता है वो हमें फील होता है। ठीक है, और इसी के चक्कर में जो हमारे 366 दिन होते हैं वो एक दिन 29 दिन जुड़ जाता है फरवरी में। ये कंपास है जिससे हम ये देखते हैं कौन से डायरेक्शन में हमें उत्तर है। जिसके बारे में बता रहा था, तो इसमें कुछ वो नहीं, मानचित्र मतलब कि आपको अपनी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसके लिए हम ये देख सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे तो कोई खास नहीं है कि अगर आप किसी एक जगह पे, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कुएं के पास में, तो मैं कैसे बताऊँगा मेरे कौन तरफ क्या है, विद्यालय किस तरफ है, मैदान किस तरफ है, समझ रहे हैं? इसके लिए होता है, इसमें कुछ खास नहीं। हाँ, पृथ्वी का परिमंडल, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जो हमारा भूगोल है उसमें वायुमंडल भी होता है, उसमें जलमंडल भी होता है, इसको हम भूमंडल बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों के वनस्पति और प्राणी जीव को मिलाने के बाद ये एक इकोसिस्टम तैयार होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जानवर भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, महाद्वीप, महासागर, ये इंडिया के साथ में पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसको अगर हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट हो सकता है क्या? नहीं होगा ये रोटेट, कोई बात नहीं, मैप को हम अलग से देख लेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848। समुद्र तल से हमेशा गहराई ऊंचाई देखी जाती है। यूरोप, अफ्रीका, ये महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा है, मैं इतना थोड़ा सा नहीं, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा ताकि सारी चीज़ें कवर हों। यहाँ पे एक शब्द आया जल संधि। जल संधि का मतलब होता है कि जैसे कि एक ये कोई कॉन्टिनेंट है, एक ये कॉन्टिनेंट है, उसके बीच में अगर कोई पानी का एक एरिया जाता है, समुद्र लगता है, तो उसको बोलते हैं जल संधि, क्योंकि हमारी दोनों के बीच में एक जल की संधि है जो हमें अलग भी करती है, जो हमें जोड़ती भी है। तो जैसे पाल्क स्टेट है यहाँ पे, वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है और हिंद महासागर को हिंद महासागर से ही जोड़ती है, क्योंकि यहाँ से हिंद महासागर ही लगता है ये पूरा। या फिर ये बोल सकते हैं अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली कौन सी संधि है, तो पाल्क स्टेट है। ठीक है, स्थल संधि उसको बोलते हैं जो दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रही है पर पानी का कोई भी एरिया नहीं है। पर यहाँ पे एक पनामा नहर है जो हमने इसको अलग अलग किया हुआ है। इन महाद्वीपों के बारे में, सारे महाद्वीपों के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आप देखते जाइए। पीने योग्य पानी, ऑल ओवर जल मतलब कि फ्रेश वाटर 0.03%। हिम चादरें, भूगर्भ में संचित जल 2.82, 97.2% महासागर मतलब कि खारा पानी है, और हम लोग पानी इतना बर्बाद करते हैं, तो बेटर होगा हम पानी को बचा के रखें।
ये चीज़ काम की है, इसको हम इसमें कम दिया हुआ है, ये बच्चों के हिसाब से दिया हुआ है, उन्हें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कैसा क्या होता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इनका मतलब क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट की लेयर्स हैं, पट्टियाँ हैं कि क्षोभ मंडल के अंदर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश होगा, तूफान आएगा, सब कुछ। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में आयन के कण होते हैं। यहाँ पे हमारी एरोप्लेन जा सकती है क्योंकि एरोप्लेन इस एरिया में नहीं उड़ती, यहाँ से तो उड़ के वो इस एरिया में आके फिर सीधा रूट लेती है। तो यहाँ पे आयन के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे सारे रेडियो एक्टिव जो तरंगे रहते हैं, मोबाइल का जो नेटवर्क रहता है वो इस एरिया में काम करता है। इसके बाद मध्य मंडल, ये ठंडा एरिया होता है। इसके बाद आयन मंडल और इसके बाद बाह्य मंडल, ये सारे एरिया पे अपना रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए समताप मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में B A M S C, ये कोड आप याद कीजिए। इस कोड को आप अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो। ये लिखा हुआ है BAMSC। C से क्षोभ मंडल, S से समताप मंडल, M से मध्य मंडल, A से आयन मंडल, B से बाह्य मंडल, BAMSC, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सा कोड है। कभी कभार क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं उनमें ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि ये ऑर्डर कैसा है इनका। ये वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, इन तीनों को मिला के हमारा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट तैयार होता है जिसमें हम रहते हैं। यहाँ पे जानवर भी हैं, यहाँ पे मछलियाँ, पानी के जानवर भी हैं, उड़ने वाले जानवर भी हैं। यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, नदी बह रही है, तालाब है, बारिश हो रही है, हवाएं दिख रही हैं।